गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग हुई है। आईबी चीफ और गृह सचिव के साथ ये मीटिंग हुई है। लगभग 1 घंटे तक ये बैठक चली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आईबी चीफ और गृह सचिव के साथ अमित शाह ने बैठक की है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगभग 1 घंटे तक ये बैठक चली है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग हुई है। 1 घंटे तक ये मीटिंग चली है। इस बैठक में आईबी चीफ और गृह सचिव मौजूद, तो वहीं करीब 1 घंटे तक मंथन किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान बना मिसाल। आपको बता दें कि प्राकृतिक खेती में राजस्थान मिसाल बना है। क्लस्टर गठन में दूसरा, कृषक पंजीकरण में तीसरा स्थान। राज्य सरकार की योजनाओं और नीतियों का असर दिख रहा है। 2 लाख से अधिक किसान कर रहे हैं 91,000 हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन में उत्तम प्रशिक्षण और उन्नत विपणन, मिट्टी की उर्वरकता और बढ़ोतरी से किसानों का उत्पादन और बढ़ा है, तो वहीं लागत घटी है। पीएम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मामले में युवती के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। प्रधानमंत्री के खिलाफ जंतर मंतर पर अभद्र टिप्पणी का यह मामला है। नोएडा के एक्सप्रेसवे थाना में युवती के खिलाफ 0 एफआईआर दर्ज की गई है। 23 जुलाई को प्रदर्शन के दौरान युवती ने पीएम पर अभद्र टिप्पणी की थी। राजस्थान के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास को एक्सटेंशन मिलेगा। वी श्रीनिवास का 1 सितंबर को कार्यकाल पूरा हो रहा है। जानकार सूत्रों ने संकेत दिए हैं, राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से एक्सटेंशन का आग्रह किया है। 1989 बैच के अधिकारी हैं वी श्रीनिवास। वी श्रीनिवास वर्तमान में राज्य की ब्यूरोक्रेसी में वरिष्ठता में सबसे ऊपर है। वी श्रीनिवास के बाद टॉप 10 सीनियर अधिकारी सुधांशु पंत, अभय कुमार, रजत कुमार मिश्रा, तन्मय कुमार के नाम भी दौड़ में हैं। अखिल अरोड़ा, अर्पणा अरोड़ा, शिखर अग्रवाल के नाम भी शामिल हैं। वहीं संदीप वर्मा, कुलदीप रांका, श्रेया गुहा के नाम भी शामिल हैं। सुधांशु पंत को केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा चुका है। सुधांशु पंत को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। वहीं तन्मय कुमार सितंबर में रिटायर हो रहे हैं। पंचायत निकाय चुनाव में ओबीसी सर्वे पूरा हो चुका है। 74,92,000 परिवारों का डेटा तैयार हुआ है। अब आरक्षण की तैयारी है। पहले चुनाव लड़ चुके परिवारों को भी जानकारी ली है। ओबीसी परिवारों की संख्या 74,92,000 से अधिक हुई है। वार्ड आरक्षण प्रक्रिया के लिए कलेक्टर को अधिकृत किया गया है। अब राजस्थान की फसलें बनेगी ब्रांड। 14 करोड़ से 7 जिलों में खुलेंगे इंक्यूबेशन सेंटर। 12 चित्तौड़गढ़, जालोर, झालावाड़, जयपुर, अजमेर, जैसलमेर सेंटरों में प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग व प्रशिक्षण की सुविधा मिलेगी। राजस्थान में कृषि को उद्यम और ब्रांड से जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। पंच गौरव कार्यक्रम में 7 जिलों में कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर बनेंगे। उत्पादों को राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने की कवायद है। लाइव डेमो प्रशिक्षण से तकनीकी ज्ञान बढ़ेगा। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विशेष आयुक्त ओम प्रकाश का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया गया है। जवाहर नगर के सिंधी कॉलोनी में दबिश दी गई है। रॉयल अपार्टमेंट में 3 फ्लोर पर दबिश दी गई। मालिक सलमान सहित कुल 11 युवक युवतियों को मौके पर पकड़ा गया है। मौके पर 15 कंप्यूटर, 2 लैपटॉप और 9 मोबाइल फोन मिले हैं। लगभग 4,000 रिकॉर्ड मिले हैं। फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया गया है। आपको बता दें कि 11 युवक युवतियों को मौके पर पकड़ा गया है। रॉयल अपार्टमेंट के 3 फ्लोर पर दबिश दी गई है।
मालिक सलमान सहित कुल 11 युवक युवतियां मौके पर मिले हैं। जयपुर के शहीद स्मारक पर आज प्रदेश भर से पहुंचे युवाओं ने चतुर्थ श्रेणी भर्ती में 1 साल के वेटिंग नियम को लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। युवाओं का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान खाली होने वाले पदों पर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को अवसर मिलना चाहिए, जिससे सैकड़ों युवाओं को सीधा लाभ मिल सकेगा। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने सरकार से जल्द निर्णय लेने की अपील की है। वहीं सरकार की ओर से भी इस मांग को लेकर सकारात्मक मंथन किए जाने की बात सामने आई है। युवाओं को उम्मीद है कि जल्द ही इस संबंध में कोई फैसला लिया जाएगा। भर्ती में 1 साल वेटिंग नियम लागू करने की मांग को लेकर प्रदेश भर से जो तमाम युवा हैं वो आज जयपुर के शहीद स्मारक पर पहुंचे हैं। मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूंगा वो यहां पर तस्वीरें दिखाएं कि जो तमाम छात्र हैं वो यहां पर जो है पहुंचे हैं और इनकी यही मांग है कि 1 साल का जो वेटिंग नियम है वो यहां पर लागू किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती निकली है उसमें मौका दिया जाए, क्योंकि ये तमाम वो युवा हैं जो 1-2 नंबर से जो है भर्ती में रहे हैं। आपके द्वारा आज प्रदर्शन किया जा रहा है और 1 साल वेटिंग नियम की, क्योंकि आपने पहले भी ज्ञापन सरकार को सौंपा था। सर 1 ईयर वेटिंग रूल्स की हम मांग कर रहे हैं। अगर 1 ईयर वेटिंग रूल्स लागू हो जाता है तो ये तमाम बच्चे जो है सर्विस को प्राप्त कर लेते हैं। हजारों घरों में चिराग जल जाता है। लगभग 54,000 पोस्ट पर मुख्यमंत्री महोदय ने जब ये भर्ती निकाली तो राजस्थान का युवा फूले नहीं समा रहा था, इतना खुश था कि वास्तव में उसने किस सरकार को चुना है। और जब बजट घोषणा में इन्होंने 1 ईयर वेटिंग रूल्स की जब बात रखी तो और ज़्यादा युवा खुशी के मारे जो है पूरी तरीके से झूम उठा था। लेकिन आज प्रक्रियाधीन भर्तियों में और 4th ग्रेड जैसी भर्तियों में, इतनी बड़ी भर्तियों में 1 ईयर वेटिंग रूल्स को अगर लागू नहीं किया जाता है तो इतने घरों में जो अंधेरा छाया है, जो जिनकी डीवी सरकार ने करा रखी है, जो 2 गुना 3 गुना पास हो रखा है, मैं सरकार से मांग करता हूं। युवा ओंकार महासंघ जो है लगातार पिछले 1 महीने से प्रयास कर रहा है। युवा साथी जयपुर पे सड़कों पे हर मंत्री नेता से मिल चुके हैं। सरकार अच्छा नियम लेकर आई कि 1 साल वेटिंग निकालेगी, लेकिन चतुर्थ श्रेणी में अब लागू करने की मांग कर रही है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सर देखिए, ये सबसे बड़ी वैकेंसी है, तो अगर इसमें अगर ये रूल लागू नहीं होगा तो इस रूल अप्रासंगिक होगा फिर आगे, क्योंकि सर सबसे बड़ी तो अभी वैकेंसियाँ चल रही है सर, जिसमें 54,000 वैकेंसी विद्युत विभाग की है, टेक्निकल हेल्पर की 2100 विभाग पोस्टें हैं। इनमें भी काफ़ी पद रहेंगे, क्योंकि इन्होंने इन सर्विस वालों को मौका दिया है, तो वो दूसरी ज्वाइन नहीं करेंगे सेम पोस्ट पे, तो वो भी पद खाली जाएंगे सर। मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि ये सरकार हमेशा ये कहती है कि ये प्रक्रियाधीन भर्तियों में लागू करने में टेक्निकल इश्यू आ रहा है, तो और जब सरकार की जो किसी वैकेंसी में किसी भी चीज़ को लागू करने की मनमर्जी होती है तब क्यों सरकार कर देती है, तब टेक्निकल इश्यू कहाँ चले जाता है। और सरकार के पास एक एक्ट है 309, वो एक्ट कहता है कि राज्य सरकार अपनी जो भी वैकेंसी निकाल रही है, अपने जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उसमें जो भी कुछ कार्य करना चाहती है तो वो स्वेच्छा से कर सकती है। तो इस एक्ट में क्या दिक्कत आ रही है? और फिर मैं सरकार से ये कहना चाह रहा हूँ, आप लागू तो करो। अरे कोई भी दिक्कत आएगी आ जाएगी, नहीं होगा बाद में हटेगा हट जाएगा, लेकिन एक बार उसको लागू तो करो। अरे 2nd ग्रेड में आपने पद बढ़ाए हैं, पद बढ़े, कोर्ट में लेके गए, कोई दिक्कत आई आ गई, ठीक है। EWS था, EWS में वो EWS लागू किया था, प्रक्रियाधीन भर्तियों में लागू हुआ, तो फिर वहां क्यों नहीं? जब सभी जगह एक जैसा रवैया है तो फिर यहाँ ये चतुर्थ श्रेणी में ही क्यों? अगर ये 1 ईयर वेटिंग नियम लागू होता है तो सबसे ज़्यादा फायदा विडो बहनों को मिलेगा। वो जो बहुत पढ़ नहीं पाती है, उनके फैमिली इशू है, तो उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। विडो बहनों के उनके प्रश्न मेरे पास आते रहते हैं कि भैया हमारा हो जाएगा कि नहीं होगा, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि अगर ये 1 ईयर वेटिंग नियम लागू हो गया तो जो अभी कट ऑफ है 0 या 1 नंबर 2 5 नंबर आपका 100% हो जाएगा और भविष्य में वो आराम से, उनका भविष्य परिवार भी आराम से चलेगा। तमाम जो छात्र हैं उनकी यही मांग है। प्रदेश भर में तमाम स्तरों पर ज्ञापन दिया जा रहा है। जब बात नहीं सुनी गई तो आज जयपुर के शहीद स्मारक पर प्रदेश भर के जो युवा हैं वो एकत्र हुए हैं और सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द 1 साल वेटिंग का जो नियम है वो लागू किया जाए, ताकि जो भी छात्र हैं उनको राहत ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। मैं कुणाल भटनागर, सहयोगी मनोज के साथ। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कॉलेज पीटीआई भर्ती 2023 के परिणाम पर गंभीर सवाल उठे हैं। हाल ही में आरपीएससी ने परिणाम जारी किया था। एक मुख्य सूची और एक प्रोविजनल सूची में परिणाम जारी किया गया था। 247 पदों पर आयोजित हुई थी ये भर्ती परीक्षा। मुख्य सूची के परिणाम में प्रोविजनल को शामिल करने पर सवाल उठे हैं। अपेक्षा से अधिक प्रोविजनल अभ्यर्थियों को शामिल किए जाने पर सवाल उठाए गए हैं। दस्तावेज सत्यापन से पहले ही चयनित अभ्यर्थियों की योग्यता पर सवाल उठे। आरोप है यूजीसी रेगुलेशन 2009, 2016, 2020 एवं समय समय पर लागू प्रावधानों की अनदेखी की गई है। एनसीटीई से
मान्यता प्राप्त एमपीए डिग्री की भी जांच की मांग की गई है। विज्ञापन की शर्तों के विपरीत खेल प्रमाण पत्र नहीं रखने वाले अभ्यर्थियों के चयन का भी आरोप है। सरकारी सेवा में रहते हुए बिना एनओसी पीएचडी करने वाले अभ्यर्थियों के शामिल होने की भी आशंका जताई गई है। सरकारी सेवा में रहते हुए कुछ अभ्यर्थियों ने मास्टर का फिजिकल एजुकेशन का डिग्री रेगुलेशन, यह आरोप है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हमारे संवाददाता कुणाल भटनागर। कुणाल, क्या कुछ अपडेट है? आरोप लगाए गए हैं परिणाम पर। आपको बता दें कि कॉलेज पीटीआई भर्ती 2023 के परिणाम पर गंभीर सवाल उठे हैं। आरपीएससी को भी पूरे मामले की शिकायत करने की सूचना है। सच बेधड़क के पास इस पूरे मामले से जुड़े तथ्य मौजूद हैं। हाल ही में आरपीएससी ने परिणाम जारी किया था और परिणाम जारी होने के बाद अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद हमारे संवाददाता कुणाल भटनागर। कुणाल, क्या कुछ अपडेट है? आरोप लगाए जा रहे हैं परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद। आपको बता दें कि पूरा जो मामला है कॉलेज पीटीआई भर्ती 2023 से जुड़ा हुआ है। कॉलेज शिक्षा की ये भर्ती आरपीएससी के द्वारा इसका आयोजन करवाया गया था। हाल ही में प्रोविजन जो सूची है परिणाम की वो यहाँ पर जारी की गई थी, लेकिन जो इसमें अभ्यर्थी जो परिणाम में सफल हुए हैं, जो शामिल हुए हैं और जिनको प्रोविजन में रखा गया है, उनकी जो डिग्री है, उनकी जो पीएचडी डिग्री है, उसको लेके कई सवाल जो है यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। यूजीसी का जो रेगुलेशन है, जो हमेशा जो यूजीसी निकालता है, 2009 की बात कर ले, 2016 की बात कर ले, 2022 की बात कर ले, उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिग्री नहीं है। इसके अलावा एमए इन फिजिकल एजुकेशन को मान्यता प्राप्त नहीं है। ऐसे लोगों को जो है इस प्रोविजन परिणाम है उसमें शामिल किया गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर आरपीएससी को जो है सूचना यहाँ पर दी गई है। साथ ही एसओजी से भी इस पूरे मामले पर संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि इसमें कई ऐसे भी सरकारी कर्मचारी हैं जो सरकारी सेवा में रहे और सरकारी सेवा में रहते हुए उन्होंने पीएचडी कर ली, जबकि होता ऐसा है कि आपको संबंधित विभाग से एनओसी लेनी होती है। बिना एनओसी के आखिर इन्होंने पीएचडी कैसे की? ये गंभीर सवाल जो है खड़े हो रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर उच्च शिक्षा विभाग के पास जो है तमाम अभ्यर्थी पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा एसओजी में भी ये जो पूरा मामला है जाएगा। आरपीएससी इस पूरे मामले पर ऐसा सुनने में आ रहा है कि आरपीएससी जल्द इस पूरे मामले पर संज्ञान ले सकती है। जी बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता कुणाल भटनागर, जो बता रहे थे कि अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, लगातार गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के 650वें प्रकाश पर्व के अवसर पर बीजेपी की ओर से चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान की कलश यात्रा राजस्थान पहुंच गई। भरतपुर के ऊंचा नगला बॉर्डर पर कलश यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम संकल्प यात्रा में शामिल हुए। तीनों नेताओं ने कलश यात्रा का पूजन किया और संत रविदास महाराज के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। आपको बता दें कि अभियान का भव्य शुभारंभ 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा को संत रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर वाराणसी से किया गया था। वहां से निकली कलश यात्रा विभिन्न राज्यों से होते हुए गुरुवार को भरतपुर के ऊंचा नंगला बॉर्डर पर पहुंची। प्रदेश के लोकप्रिय न्यूज चैनल सच बेधड़क के नए प्रबंधन ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से श्रीनाथ जी के मंदिर पूछड़ी का लोटा में शिष्टाचार मुलाकात की। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर हुई मुलाकात के दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने सच बेधड़क के नए प्रबंधन को बधाई दी और चैनल के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस शिष्टाचार मुलाकात में चैनल हेड रमाकांत चतुर्वेदी, डायरेक्टर सुनील कुमार और पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार शामिल रहे। नए प्रबंधन ने मुख्यमंत्री को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। चैनल हेड रमाकांत चतुर्वेदी और डायरेक्टर सुनील कुमार ने सीएम भजनलाल शर्मा को बताया कि गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व से सच बेधड़क टाटा स्काई के 1188 नंबर पर शुरू हो गया है। जल्द ही 2 अन्य डीटीएच पर भी शुरू होने जा रहा है। नए प्रबंधन ने बताया कि सच बेधड़क जनहित पत्रकारिता, सामाजिक सरोकार, प्रदेश के समसामयिक मुद्दों, आमजन की आवाज का सशक्त मंच बन रहा है। चैनल प्रबंधन ने सीएम को भरोसा दिलाया कि सच बेधड़क का नया प्रबंधन निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय पत्रकारिता के मूल्यों के साथ जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाता रहेगा। चैनल हेड रमाकांत चतुर्वेदी ने कहा कि चैनल का उद्देश्य केवल खबरें दिखाना नहीं, बल्कि समाज और आमजन से जुड़े मुद्दों को तथ्यपरक, संतुलित और जिम्मेदारी के साथ जनता तक पहुंचाना है।
वहीं डायरेक्टर सुनील कुमार ने कहा कि नया प्रबंधन पत्रकारिता की विश्वसनीयता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जनता की आवाज को प्रभावी मंच प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। नए कलेवर में सच बेधड़क एक और जहां आमजन की आवाज का प्रभावी मंच बनेगा, वहीं सरकार की जनहित की योजनाओं को जनता के बीच पहुंचाने में सेतु का काम करेगा। सीएम अजय लाल शर्मा ने सच बेधड़क के नए प्रबंधन को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि लोकतंत्र में निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने चैनल के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम भी मौजूद रहे। बेडम ने भी चैनल की कार्यशैली को सराहा और उज्जवल भविष्य की कामना की। जनहित, सामाजिक सरोकार और निष्पक्ष पत्रकारिता के संकल्प के साथ सच बेधड़क का नया प्रबंधन प्रदेश में विश्वसनीय पत्रकारिता के नए मानदंड स्थापित करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारीज संस्थान देश भर में 2 से 20 अगस्त तक नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान चलाएगा। इस महाअभियान का राष्ट्रव्यापी वर्चुअल शुभारंभ 2 अगस्त को सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अभियान के तहत 10 करोड़ लोगों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। ब्रह्मा कुमारीज ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सहयोग से देश भर के 6000 से अधिक सेवा केंद्रों और 50,000 पाठशालाओं में कार्यक्रम आयोजित होंगे। स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी और निजी संस्थानों सहित सार्वजनिक संस्थानों पर जागरूकता अभियान चलाकर नशा मुक्ति का संदेश दिया जाएगा। नशा मुक्त भारत बनाने के लिए योजना बनाए, इसके लिए अनेक कानून बनाए। आज कानून से पूरा कंट्रोल नहीं आया, इसके लिए आध्यात्मिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, योगा शिक्षा और एक हेल्थ स्वास्थ्य शिक्षा, ये शिक्षा के माध्यम द्वारा नशा को मुक्त कर सकते हैं। नशा मुक्त भारत अभियान का कार्यक्रम हम वर्षों से चला रहे हैं और इसका वर्चुअल इस बार हमने दादी जी के पुण्यतिथि पर, हर साल तो हम फूल चढ़ाते थे, लेकिन इस बार संकल्प लिया है कि दादी जी के पुण्यतिथि पर हम 10 करोड़ लोगों से प्लेज लें, नशा छोड़ने का आग्रह करें। राजधानी जयपुर के एसएमएस अस्पताल का आईपीडी टावर फिर सुर्खियों में है। देश के सबसे ऊंचे मेडिकल टावर के रूप में शुरू हुई इस महत्वाकांक्षी परियोजना की डेडलाइन 2 साल से ज्यादा पीछे खिसक चुकी है। अब प्रोजेक्ट की रफ्तार, नई मोर्चरी, पार्किंग और संचालन व्यवस्था जैसे अहम मुद्दों पर फैसला लेने के लिए एम्पावर्ड कमेटी की अहम बैठक भी हुई, लेकिन यह टावर अब सफेद हाथी साबित होने जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। अप्रैल 2022 को बड़े दावों और उम्मीदों के साथ आईपीडी टावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ था। उस समय इसकी लागत 456 करोड़ रुपए थी और लक्ष्य नवंबर 2024 तक इसे पूरा करने का था। लेकिन डिजाइन में बदलाव, 3 सर्विस फ्लोर जोड़ने और अन्य तकनीकी कारणों से लागत बढ़कर पहले 665 करोड़ और फिर 764 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। अब पूरे प्रोजेक्ट को दिसंबर 2027 तक पूरा करने का नया लक्ष्य तय किया गया है। 24 मंजिला इस अत्याधुनिक आईपीडी टावर में 1247 बेड, 20 ऑपरेशन थिएटर, 4 कैथ लैब, 100 ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर, विश्व स्तरीय मॉर्चरी और आपातकालीन सेवाओं के लिए हेलीपैड जैसी सुविधाएं होंगी। वर्तमान में स्ट्रक्चर का काम लगभग पूरा हो चुका है और 20वीं मंजिल तक फ्लोरिंग का काम जारी है। इस साल दिसंबर तक 5 मंजिलों को चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर, नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा, यूडीए चिकित्सा विभाग और जेडीए के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपडेट लिया है। बैठक में प्रोजेक्ट की प्रगति के साथ नई आधुनिक मॉर्चरी, कार्डियोलॉजी भवन का हैंडओवर, संचालन, रखरखाव और पार्किंग व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। सबसे बड़ी चुनौती पार्किंग की है। अस्पताल में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 1800 से 2000 वाहनों की क्षमता वाली पार्किंग की जरूरत महसूस की जा रही है। जब तक नई पार्किंग विकसित नहीं होती, तब तक रामनिवास बाग की भूमिगत पार्किंग को वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में इस्तेमाल करने का प्रस्ताव है। वहां से मरीज और उनके परिजन ई रिक्शा के जरिए आईपीडी टावर तक पहुंच सकेंगे। अब लंबे देरी का शिकार ये महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट नई गति पकड़ सकता है
हालांकि मरीजों और आमजन की निगाहें इस बात पर टिकी है कि नई समय सीमा में सबसे ऊंचा मेडिकल टावर का काम पूरा हो पाएगा। अगर हो जाता है तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। कैमरा पर्सन ममतेश के साथ दीपेश गर्ग, सच बेधड़क, जयपुर। विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय बदनौर हवेली में कन्या भारती एवं छात्र संघ चुनाव संपन्न हो गए। चुनाव लोकतांत्रिक एवं अनुशासित वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न हुए। चुनाव परिणाम घोषित होने के पश्चात विद्यालय में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के समस्त आचार्यगण और विद्यार्थी उपस्थित रहे। समारोह का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। डूंगरपुर नगर परिषद ने स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए शास्त्री कॉलोनी स्थित सामुदायिक भवन में अगरबत्ती निर्माण यूनिट की शुरुआत की। स्वच्छता के प्रदेश ब्रांड एम्बेसडर के गुप्ता ने इस यूनिट का उद्घाटन किया। इस पहल के तहत मंदिरों में चढ़ाए जाने वाले फूलों को वैज्ञानिक तरीके से सुखाकर उनसे सुगंधित अगरबत्तियां तैयार की जाएंगी। यूनिट का संचालन महिला स्वयं सहायता समूहों की ओर से किया जाएगा, जिससे स्थानीय महिलाओं को रोजगार मिलेगा और आत्मनिर्भरता का अवसर मिलेगा। आधुनिक मशीनों से प्रतिदिन 50,000 से अधिक अगरबत्तियों के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। यह पहला स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कर उनसे अगरबत्ती बनेगी, मतलब सरकार का जो उद्देश्य है, सरकार का उद्देश्य बहुत साफ है कि हर आइटम जो यूज हो सकता है रीयूज, फूलों की पत्तियों को यूज करके, और हमारे द्वारा जो अगरबत्ती यहाँ पर उन्नति सेंटर के द्वारा जो बनाई जाएगी, बाजार में उनको बेचान किया जाएगा और इससे महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा। और जो फूल सड़कों पर और खुले में पड़े रहते थे, तालाबों और झीलों को गंदा करते थे, आने वाले समय में उन टोंक में मादक पदार्थ बरामदगी मामले को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। डीएसटी और मेंदवास थाना पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ गुरुवार को आरोपी कैलाश सैनी के परिजनों, ग्रामीणों और समाज के लोगों ने शहर में रैली निकालकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन किया। परिजनों ने आरोप लगाया कि जिस खेत से गांजे के पौधे बरामद किए गए वह कैलाश का नहीं और उसे गलत तरीके से आरोपी बनाया गया है। वहीं आरोपी की पत्नी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले में एसपी रोशन मीणा ने जांच उनियारा थाना प्रभारी को सौंप दी है और 3 दिन में रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की बात कही है। आदमी से बोलकर टेलीफोन करके बुलाया, कैलाश माड़ी इस जिस दिन की घटना थी टोंक आया हुआ था, किसने शंकर चौधरी ने फोन करके आया, शंकर कैलाश तू मेरे यहाँ आ जा, तेरे को मुझे एसपी साहब ने बुलाया, तेरे से गौशाला के बारे में बात करनी है। वो बेचारा गरीब थोड़ा भागता गया, वहाँ जाते ही उसको शंकर चौधरी ने उठा लिया, एक पोस्ट बुलाई और उसको जबरदस्ती ले गया। ऑलरेडी 2 आदमी शंकर के पास वहाँ देखे थे, खेत को भी जानते थे। कैलाश चौधरी उस खेत को भी नहीं जानता, उस दोनों आदमी को साथ लिया, कैलाश चौधरी को ले जाके अवैध 10-15 फीट मिले कहीं से उखाड़ फूट के इसने नाम कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और मैंने एसपी साहब को कहा कि साहब ये एनडीपीएस के मुकदमे में कहीं तो कोई प्रमाण होता होगा। पुलिस के द्वारा 241/26 मेंदवास थाने में क्या दर्ज की गई थी एनडीपीएस की धारा 8/20 के है। तो उसमें जो जिनको गिरफ्तार किया गया तो उसका परिवार अभी उनका कहना है कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई तो गलत हुई, इसकी जांच निष्पक्ष होनी थी। तो इसके संबंध में मैंने जांच अधिकारी जो उनियारा थाना की जो महिला सीआई उनको दी और उनके द्वारा जो जांच की जाएगी उसके द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस अतिरिक्त मैं बताना चाहूँगा कि हमने 2025 में पूरे साल में 89 एफआईआर एनडीपीएस में दर्ज। निवाई स्थित पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का उपखंड अधिकारी गंभीर सिंह ने औचक निरीक्षण कर विद्यालय की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मंजू मीना भी मौजूद रहीं। एसडीएम ने स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, संविधान कक्ष, लाइब्रेरी, बाल वाटिका और मध्याह्न भोजन व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद कर उनकी शैक्षणिक स्थिति की जानकारी ली, साथ ही डिजिटल संसाधनों के बेहतर उपयोग पर जोर दिया। कंप्यूटर लैब और व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण को रोजगार परक बनाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद अधिकारियों ने संस्था प्रधान को नियमित उपस्थिति, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और पीएम श्री योजना के मानकों का 100% पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निवाई स्थित पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का उपखंड अधिकारी गंभीर सिंह ने औचक निरीक्षण कर शैक्षणिक और भौतिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मंजू मीना भी मौजूद रहीं।
नागौर जिले के ग्राम पंचायत मोंगदड़ा में आयोजित फॉलोअप शिविर जनसेवा और पर्यावरण संरक्षण का अनूठा संगम बन गया। शिविर में 22 विभागों के अधिकारी व कर्मचारियों ने ग्रामीणों की लंबित समस्याओं का हाथों हाथ समाधान किया। वहीं आईटी केंद्र परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। अधिकारियों ने एक पेड़ मां के नाम तथा एक पेड़ भारत माता के नाम अभियान के तहत पौधे लगाकर हरित एवं स्वच्छ भारत के निर्माण का संकल्प लिया। खबर झालावाड़ जिले के खानपुर से है, जहां एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष राहुल मीणा के खिलाफ सरोला कला थाने में दर्ज प्रकरण को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और मीणा समाज ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। तहसील अध्यक्ष देवेंद्र मीणा की अगुवाई में दिए ज्ञापन में खानपुर उपखंड अधिकारी से निष्पक्ष जांच की मांग की गई। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच कर राहुल मीणा एवं उसके पिता को राहत नहीं दी गई तो 3 अगस्त से खानपुर मिनी सचिवालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। श्री माधोपुर के ग्राम पंचायत जाजोद स्थित आंगनबाड़ी केंद्र द्वितीय की जर्जर हालत ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बारिश के दौरान भवन की छत से लगातार पानी टपक रहा है और दीवारों में आई दरारों के कारण हादसे का खतरा बना हुआ है। केंद्र में 13 बच्चों का नामांकन है, लेकिन सुरक्षा कारणों से अभिभावक बच्चों को भेजने से कतरा रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का कहना है कि वे अपनी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी कर रही है और कई बार लिखित शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बारिश में पोषाहार, खिलौने और सरकारी रिकॉर्ड भी खराब हो रहे हैं। अभी पानी टपकने लग जाता है और आड़ियों में और सपिलों में, दीवार में तरेड़ चल रही है और अब 6-7 साल हो गई परेशान होता। हम शिकायत से ये पंचायत से भी लिखित में दे दिए और CDPO को भी लिखित में दे दिए और प्रिंसिपल मैडम को भी लिखित। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। आदर्श क्रेडिट घोटाले में फैसला दिया गया है। पूर्व CGI संजीव खन्ना की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी गठन के आदेश सभी अंतरिम राहत खत्म कर दी गई है। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने फैसला सुनाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का यह पूरा मामला है। बालोतरा संसदीय क्षेत्र के आर्थिक विकास को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष कैलाश चौधरी ने पीएम मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने लंबे समय से बंद पड़े बालोतरा और बिठूजा के टेक्सटाइल, रंगाई और छपाई उद्योगों को दोबारा शुरू करने की मांग की। कैलाश चौधरी ने पीएम को सौंपे पत्र में कहा कि उद्योग बंद होने से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है और हजारों श्रमिकों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। साथ ही उन्होंने उद्योगों को फिर से संचालित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया। तो वहीं पीएम मोदी ने मामले को गंभीरता से सुनते हुए सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया है। पाली जिले के सुमेरपुर में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने नगरपालिका सभागार में प्रशासनिक अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में विभिन्न जनहित व विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में शहर की बिजली, पेयजल, सड़क, चिकित्सा सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। मंत्री कुमावत ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में उपखंड अधिकारी कालूराम कुमार, नगरपालिका अधिशासी अधिकारी नरपत सिंह राजपुरोहित सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। नगरपालिका की जो हमारी स्थानीय समस्याएं होती है, सफाई, रोशनी, सड़क, पेच, रिपेयर और शहर की जो अन्य मूलभूत समस्याएं है, इसके अलावा PHED, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और PWD, इन सभी विभागीय अधिकारियों के साथ मीटिंग रखी गई थी और माननीय मंत्री महोदय द्वारा इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं कि शहर की जो मूलभूत समस्याएं है उसका स्थायी रूप से नगरपालिका क्षेत्र में सफाई व्यवस्था समयबद्ध तरीके से, चाकचौबंद तरीके से हो, नालों की सफाई समयबद्ध तरीके से हो, साथ ही साथ में बरसात के समय में सड़कों पे जो पेच हुए, कई डामर सड़कों के पेच है, कई सीसी सड़कों के पेच है, वो पेच ठीक हो जाए और कई नालियाँ टूटी हुई है तो नालियों की रिपेयरिंग हो जाए, कई झाड़ी बड़ी है, झाड़ी की कटिंग हो जाए, साथ ही साथ में कचरा पॉइंट समय पर साफ सफाई हो, शौचालय की सफाई मतलब समय पर हो और जो पानी है
वो समयबद्ध तरीके से सबको पानी पर्याप्त मात्रा में मिले, और जो पानी की टंकियां भी कई जगह नगर पालिका द्वारा लगाई गई है, कई मोटरें बंद है, तो उसको ठीक हो जाए और वो सुचारू रूप से जनता के उपयोग में आए। साथ ही साथ में बिजली के जो है ना, कहीं पर नए ट्रांसफार्मर लगाने हैं, अभी 15 ट्रांसफार्मर लगा लिए, 8 ट्रांसफार्मर अभी बाकी है, तो वो भी। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर में निजी गार्डन में संत गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में बीजेपी की ओर से जिला कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश मंत्री अजीत मांडर मुख्य वक्ता रहे। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा, सैनिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर, विधायक सुभाष मील समेत अन्य विशिष्ट जन मंचासीन रहे। जिलाध्यक्ष मनोज बाटर ने कार्यशाला की अध्यक्षता की। मुख्य वक्ता अजीत मांडर ने संत रविदास महाराज की जीवनी और उनके सामाजिक समरसता के संदेश पर प्रकाश डाला। में माननीय उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बैरवा और संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा राजस्थान के अंदर एक रथ लेके आया जा रहा है, जहाँ पे उनकी जन्मस्थली की मिट्टी लेके आ रहे हैं। उसके बाद में हम राजस्थान के सभी जिलों के अंदर हमारे जो मंडल बने हुए हैं, गांव के अंदर जहाँ गुरु रविदास जी का कोई स्थान बना हुआ है, वहाँ गुरु रविदास जी के डीग में सेत से सिनसिनी गांव तक वर्षों से जर्जर पड़ी सड़क के निर्माण की मांग को लेकर सेत चौराहे पर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीणों और युवाओं ने प्रदर्शन में शामिल होकर सड़क निर्माण की मांग उठाई। तो वहीं धरना स्थल पर पहुंचे तहसीलदार और पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र सड़क निर्माण और कार्य शुरू करवाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि खराब सड़क के कारण किसान, विद्यार्थी, महिलाएं और मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं बरसात में जल भराव और कीचड़ से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के तत्वावधान में सफाई कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी बस स्टैंड से जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे और उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राज्य सरकार की ओर से जारी सफाई कर्मचारी भर्ती की विज्ञप्ति का कड़ा विरोध जताया गया है। महोदय को अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस यूनियन की तरफ से एक लेटर पैड दिया है। उसमें मांग की है कि 12-13 में सफाई कर्मचारी की भर्ती जो हुई वाल्मीकि समाज, उस पैटर्न पे जो अभी भी वाल्मीकि समाज की प्राथमिकता दी जावे। क्या गारंटी कि मुख्यमंत्री महोदय वापस 5 साल में आवे, उसमें उन्होंने 5 साल का निकाला और संविदा पे जो रख रहे हैं उसमें हम वाल्मीकि समाज की सहमति नहीं है। आज हमने मुख्यमंत्री महोदय को अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस। खबर डीग से है। अवैध खनन के खिलाफ ऑपरेशन पृथ्वी अभियान में डीग पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नाकाबंदी के दौरान 5 ट्रैक्टर ट्रॉली भी जब्त किए गए हैं। अढ़ावली गांव के रहने वाले ये सभी आरोपी बताए जा रहे हैं। डीग एसपी शरण गोपीनाथ के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। जो कार्रवाई थी ये क्यूआरटी और कोतवाली थाने की जो टीम है इनकी संयुक्त कार्रवाई थी, जिसमें आज सूचना के बेस पर नाकाबंदी और गश्त चेकिंग की जो टीम थी उन्होंने इसमें कार्रवाई की थी। इसमें पूर्व में आरोपी राजेश उर्फ राजू, श्रीभान पुत्र देव, रामनिवास पुत्र महेंद्र, इनको गिरफ्तार किया गया था। कल शक्ति और भरत, ये जो 2 मुलजिम मौके से फरार थे, उनको गिरफ्तार किया गया और कुल अभी तक इसमें 5 ट्रैक्टर ट्रॉली जो है ये जब्त की गई है। इन दिनों आंगई थाना पुलिस ने अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए अभियान चला रखा है, जिसके तहत आंगई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध पत्थर ब्लॉकों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करने में सफलता हासिल की है। पुलिस की कार्रवाई से अवैध खनन कारोबारियों में हड़कंप मचा है। आंगई थाना प्रभारी ने बताया कि नाकाबंदी के दौरान चिलाचौन टोल प्लाजा के पास कार्रवाई कर अवैध पत्थर ब्लॉकों से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया। साथ ही पुलिस ने अवैध खनन में शामिल एक पत्थर माफिया को भी गिरफ्तार किया है। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय से यह खबर आ रही है, पुलिस ने छात्र नेताओं को धरने से हटा दिया है। पिछले 5 दिनों से धरने पर बैठे थे ये छात्र नेता। पुलिस ने सभी छात्र नेताओं को राजस्थान यूनिवर्सिटी से मुख्य द्वार से हटा दिया है। आपको बता दें कि भूख हड़ताल पर छात्र नेता बैठे थे। छात्र नेताओं को एम्बुलेंस से अस्पताल लेकर गए हैं। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे छात्र नेताओं को पुलिस ने
हटा दिया है। मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन था, भूख हड़ताल शुरू कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस एम्बुलेंस में बैठाकर ले गई। जोधपुर के रायकाबाग रेलवे स्टेशन पर बम की सूचना के बाद तमाम विभागों की टीमें रायकाबाग रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ने लगी। सिविल डिफेंस की टीमों ने मौके पर पहुंचकर इलाके को सुरक्षित करने के लिए बैरिकेडिंग की। उसके बाद तमाम विभागों की टीमों ने पूरे इलाके की तलाशी ली। तलाशी के दौरान एक बाइक में मिली संदिग्ध वस्तु को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। दरअसल इस तरीके से जोधपुर के रायकाबाग रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल किया गया। बांसवाड़ा जिले के पाटन थाना क्षेत्र स्थित छोटी सरवा गांव में एक बुजुर्ग महिला पर पागल कुत्ते ने हमला कर जिससे दहशत फैल गई। जानकारी के अनुसार महिला गनी पत्नी वागू मवेशियों को चारा डालने गई थी, तभी कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद परिजन और ग्रामीण उसे तत्काल महात्मा गांधी जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार जारी है। विश्व मानव तस्करी रोकथाम दिवस के अवसर पर आबू रोड रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल, जीआरपी, चाइल्ड हेल्पलाइन एवं सामाजिक संस्थाओं की ओर से संयुक्त जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान का उद्देश्य बाल श्रम, भिक्षावृत्ति और मानव तस्करी जैसी सामाजिक बुराइयों के प्रति यात्रियों एवं आमजन को जागरूक करना रहा। इस दौरान संबंधित विभाग के अधिकारियों व अन्य लोग मौजूद रहे। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विशेष आयुक्त ओम प्रकाश के निर्देशन में कार्रवाई की गई है। सीआईयू टीम ने महेश नगर में वाहन चोरी के खिलाफ कार्रवाई की है। शातिर वाहन चोर दीपक रावत उर्फ दीपू को गिरफ्तार किया गया है। महेश नगर व विधायकपुरी के थानों में कई मुकदमे चल रहे थे, जिनमें वांछित चल रहा था। आरोपी के पास से 2 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। अजमेर में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर ज्योति मिर्धा की टिप्पणी, बंद कमरे में नेताओं के पैर छूते हैं हनुमान बेनीवाल। ज्योति मिर्धा ने यह बड़ा बयान दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गिद्ध राजनीति करते हैं, नकारात्मक माहौल को भुनाते हैं, ये तमाम बातें, ये बयान ज्योति मिर्धा का सामने आया है। ज्योति मिर्धा का बड़ा बयान आपको बता रहे हैं। ज्योति मिर्धा ने कहा कि मैं उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेती। सीकर के जीणमाता में वन विभाग ने गुरुवार को वन भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 25 दुकानों को हटवा दिया है। तो वहीं विभाग की ओर से यह कार्रवाई लंबे समय से जारी नोटिस प्रक्रिया के बाद की गई है। जानकारी के अनुसार संबंधित दुकानदारों को करीब 1 महीने पहले वन भूमि खाली करने के लिए नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन निर्धारित समय सीमा तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई की गई है।